स्टिल क्लियर नहीं है वो इंजर्ड हैं, क्या खेलने के लिए आएंगे या नहीं आएंगे। हाँ, ये तो खैर अभी खबर नहीं पहुंच सकी हम तक कि क्या पोजीशन है उनकी, लेकिन अगर वो आते हैं, जो कि फील्ड में तो आए, तो अगर वो आते हैं तो उनको चाहिए यही कि वो बड़ी हिट के लिए मत जाएं, सिर्फ बाबर को कॉम्प्लीमेंट करें और एक मैच को किसी एक प्लान के साथ लेके चले। अगर इस चक्कर में पड़ गए ना कि हम ऊपर से 10 ओवर्स में 70-80 रन कर देंगे और जो प्रेशर गेम उतर जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको वेट करना होगा ब्रेसवेल का, आपको वेट करना होगा ग्लेन फिलिप्स का। वो पार्ट टाइम बॉलर है और उनकी बॉल में बिल्कुल जान नहीं होगी जब खासतौर पर ड्यू के बाद। तो 15 ओवर के बाद बैटिंग पैराडाइज बन जाएगी मुझे लगता है ये विकेट। तो पाकिस्तान के लिए रन चेज इतना मुश्किल नहीं होगा, बशर्ते कि पाकिस्तान विकेट्स सेव करने में कामयाब हुआ अगर शुरू में। तो ठीक, तौफीक आप क्या समझते हैं, अब हमें बैटिंग लाइन को हमारी को क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, किस तरह से लेके चलना है मैच को। देखें, इसमें सिंपल एक चीज़ करनी पड़ेगी हमें कि हमें इतना बड़ा जब टारगेट होता है तो आपने पार्टनरशिप लगानी है। हाँ। ठीक है, उसमें आपने और पार्टनरशिप लगानी है कि आपने ऑलमोस्ट रना बॉल चलना है। ऐसा ना हो कि आप उसको मैच को लंबा, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं जी कि शुरू में, लेकिन शुरू के 10 ओवर्स में एटलीस्ट हमें 50 ऑड रन्स चाहिए। अगर हम उससे नीचे करते हैं तो क्योंकि 50 भी अगर हम 45 से 50 रन करते हैं पहले 10 ओवर्स में और हमारी विकेट्स जो है वो इंटैक्ट रहती हैं, तो आई थिंक स्टिल हमारा अच्छा स्टार्ट होगा, मैं इसको समझता हूँ। और अगर खुदा न खास्ता जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर भी हमें एक टारगेट सेट करना है, छोटे टारगेट सेट करने होंगे हर 10 ओवर्स के, कि हमें पहले 10 ओवर्स में क्या करना है, हमें सेकंड 10 से 20 ओवर्स हैं उसमें क्या लेके चलना है, 20 से 30 ओवर्स में क्या करना है। तो ये छोटे छोटे टारगेट्स अगर हम सेट करके चलेंगे तो आई थिंक कि हम 320 का ना सोचें। अभी हमने छोटे टारगेट सेट करेंगे तो वो हमें एडवांटेज होगा, जो कि हमने साउथ अफ्रीका वाले बैच में किया था। हम लोग अपना स्ट्राइक रेट को और एवरेज को इवन मेंटेन कर रहे थे, रन रेट को मेंटेन कर रहे थे, हर ओवर को लेकर चल रहे थे। इरफान, आप क्या समझते हैं कि कैसे अब हमारी बैटिंग लाइन को चलना है, अगर हमने 320 का जो 21 का टारगेट है उसको अचीव करना है। नहीं, असल में अगर देखें तो 320 टारगेट अगर देखें तो बड़ा लगता है, लेकिन अगर हमारे बैट्समैन शुरू में जिस तरह तफीक ने बोला कि 10 ओवर में 44 रन या 50 रन भी होते हैं तो हमारे लिए अच्छा है कि विकेट इन हैंड होनी चाहिए। हमारे बैट्समैन को 50 खेलने पड़ेंगे। अगर हमारे बैट्समैन 50 ओवर खेलते हैं तो 320 रन हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। अगर हम आउट होते हैं तो फिर मुश्किल हो सकती है। तो लेकिन मेन यही है कि मेन हमारे जो बैट्समैन हैं उनको 50 ओवर खेलने पड़ेंगे और इंशाल्लाह ये जो टारगेट आराम से चीजेबल हो जाए। इसमें आमिर मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा। देखिए, इसमें होता ये है कि समटाइम ना आपका कोई एक बैटर जो है उसको एक वो कहते हैं जिसको की रोल, मतलब उसको वो पूरा लेके चलना पड़ेगा। और बाकी जो बैटर्स, और उसमें मेरा ख्याल है आई थिंक जो भी बैटर जो है पहले 3 में से सेट हो जाए वो आखिर तक लेके जाए और बाकी जो जितने भी बैटर्स हैं वो उसके वो मतलब उसके साथ खेलें। आई थिंक ये जो प्लान है ये ऐसा है कि यहाँ पे पाकिस्तान जो है ये मैच जीत सकता है। अदरवाइज अगर आप ये कहेंगे कि आप 2 से 3 जल्दी आउट हो जाएं और हम विकेट्स इन हैंड रखें और बाद में हम 8, 9, 10 की एवरेज भी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला। अच्छा, चलें इसी बात को कैरी करते हुए आज जो नई आईसीसी ने रैंकिंग जारी की है ओडीआई की, उसमें बाबर आजम पहले नंबर से दूसरे नंबर पर चले गए हैं। आज सुबह तक हम लोग यही बात कर रहे थे कि बाबर आजम स्टिल ओडीआई के नंबर 1 बैटर हैं, लेकिन आज जो दोबारा नई रैंकिंग आई है उसके मुताबिक अब वो दूसरे नंबर पर आ गए हैं और जो फ़खर जमान है वो 14वें नंबर पर चले गए हैं 15वें नंबर से। तो ये स्टैट्स जो हैं ये इन दोनों प्लेयर्स तक भी पहुंच चुके होंगे और ये दोनों हमारे ओपनर हैं। तो क्या ये इनको इतना मोटिवेट कर पाएंगे कि आज हमने दोबारा से अपनी पोजीशन वापस लेनी है, आज हमने इस तरह का परफॉर्म करना है और स्कोर भी अब बड़ा सेट हो गया स्कोर बोर्ड पे। देखिए आमिर, मैं समझता हूँ कि जब आप इतना बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, तो ये आपके जो पर्सनल माइलस्टोन्स हैं ये पीछे रह जाते हैं। आपका टीम का जो एक गोल होता है कि आपने इतने बड़े टूर्नामेंट में आप जा रहे हैं, आपने एज ए टीम जो है वो परफॉर्म करना है और एज ए टीम ये ट्रॉफी जीतनी है। आई थिंक माइंड सेट तो प्लेयर्स का यही होना चाहिए। अपने पर्सनल माइलस्टोन्स जो हैं वो बाद में होने चाहिए, टीम्स का जो गोल है या जो वो टीम रिक्वायर्ड आपसे कर रही है वो पहले होना चाहिए। तो आई थिंक के प्लेयर्स के भी माइंड में ये चीज़ नहीं होगी कि उनकी पहले से 2 पे चली गई है या 13 में से 14
14वें पे चली गई है। ये चीज़ नहीं, अभी इतने बड़े टूर्नामेंट में उनको फोकस अपना सिर्फ ये रखना चाहिए कि हमने ये 3 से 4 मैचेस जो पहले हम खेल रहे हैं उनको कैसे जीतना है। डॉक्टर साहब, आप समझते हैं कि ये खास तौर पर चले फ़खर का तो नहीं, लेकिन बाबर के लिए कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि बाबर एक तो ऑलरेडी आउट ऑफ फॉर्म हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसमें एक यही था कि हम उनको ओडीआई का नंबर 1 प्लेयर कह रहे थे, जिसकी वजह से एक फेस सेविंग मिली हुई थी, और इसलिए स्टिल उनको रिजवान भी किंग कह रहे थे। लेकिन आज जब नई रैंकिंग आई है, उसके बाद इनका दूसरे नंबर पर जाना, तो जिस तरह से तौफीक बात कर रहे हैं, आप उससे एग्री करते हैं कि जो पर्सनल माइलस्टोन है उसको नहीं देखना चाहिए, या फिर आप समझते हैं कि आज के दिन उनको उसको भी देखना चाहिए, हो सकता है इसी वजह से परफॉर्म अच्छा कर लें? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये मैटर ही नहीं करता। अब जो इतनी क्रिकेट हो गई है ना, अब पर्सनल माइलस्टोन देखने की हद तक, सुनने की हद तक, फेम के लिए, स्टैट पैडिंग के लिए, वो आपकी जो पीआर कंपनी है वो करती रहती है। आपको उसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप नंबर 1 है तो आपकी परफॉर्मेंस तो है, तो ऑफ कोर्स आप नंबर 1 है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस अगर टीम को फायदा नहीं दे रही तो उस माइलस्टोन का कोई फायदा नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि बाबर अगेन जिस कैलिबर के प्लेयर है, उनको ये फर्क ही नहीं पड़ता कि वो दूसरे पर है कि या तीसरे पर है। जब टीम नंबर 1 होगी तो फिर शायद उनको ज्यादा खुशी होगी, यकीनन हमें भी ज्यादा खुशी होगी कि वो नंबर 1 रहे या ना रहे, टीम जरूर नंबर 1 रहनी चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त वो माइलस्टोन की तरफ देख रहे होंगे, और शायद जब वो आप मैच के अंदर होंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास फोन वगैरह भी होंगे, और इस तरह से उनकी एक्सेस होगी कि अभी नई ओडीआई रैंकिंग आ गई है और उसमें उनका नंबर क्या है, या उस नंबर को उन्होंने अचीव करना है और इसी मैच के अंदर करना है। तो ये आई डोंट थिंक सो कि ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आज का मैच बहुत ही जरूरी हो गया है, क्योंकि आगे इंडिया के साथ मैच है और बांग्लादेश का मैच भी इजी नहीं होगा। यहाँ पर गलती की गुंजाइश नहीं है, मैच इंपॉर्टेंट है, और मेरा ख्याल है कि बाबर अपने गिर्द लेके चलेंगे टीम को। आज का मैच मेरा ख्याल है अगर गिर्द घूमेगा तो फखर की इंजरी ने थोड़ा सा और ज्यादा बाबर पर प्रेशर डाल दिया है कि आज आपने 320 रन चेज करके दिखाने हैं, तो वो फखर से ज्यादा बाबर की जिम्मेदारी बन के रह गई है। और मुझे लगता है कि वो पर्सनल माइलस्टोन तो बहुत पीछे रह जाएगा, उनको जरूर जाना चाहिए अपनी टीम के लिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा इरफान, आप ये बताइए कि न्यूजीलैंड की टीम या न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स हैं, अब वो किस प्लानिंग के साथ मैदान में आएंगे जब बॉलिंग के लिए आएंगे कि अब 320 रन हमने बना लिए, 321 का टारगेट दे दिया और अब हमने ये चेज़ नहीं होने देना, तो वो क्या प्लानिंग करके आएंगे? और क्या जो वो प्लानिंग करके आएंगे जो हमारे बैटर्स हैं उनके जहन में होगी, या जो हमारे एनालिस्ट हैं उन्होंने उस पर वर्किंग की हुई होगी? नहीं, असल में दोनों टीमें जब मैच पे आते हैं तो एक दिन पहले सारा प्लान सारी टीमें करती हैं। तो मेन जो न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं उनका यही प्लान होगा कि अर्ली ऑन 1 से 2 ब्रेक थ्रू उनकी टीम को मिलेंगे तो पाकिस्तान टीम थोड़ा प्रेशर में आ सकती है। तो ये चीज़ें हर प्लेयर और हर टीम के गिर्द घूमती हैं। तो लेकिन जिस तरह अभी आपने फ़खर और बाबर की बात की है, तो फ़खर अनफिट होने की वजह से थोड़ा उस पर प्रेशर होगा, लेकिन बाबर पे आज की जो इनिंग्स ड्यू है कि बाबर ने साबित करना है कि मैं वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर कैसे था और किस तरह मैं रन करता। तो आज उम्मीद बढ़िया कि बाबर अच्छा रन करेगा और जो उनकी प्लानिंग है दूसरी टीम की तो उसको क्या कहते हैं रिसीव करेगा। बिल्कुल ठीक। हमारा पैनल हमारे साथ ही मौजूद है, यहीं से दोबारा से अपनी बात का आगाज़ करेंगे।